दिसंबर 2005 नासा स्पेशल एजेंट डैन ओकलैंड और सिक्योरिटी मैनेजर हेनरी बटलर नासा के केप कैनावेरल लॉन्च फैसिलिटी के अंधेरे रहस्यमय कमरों को एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी उन्हें एक कमरे में एक बक्सा मिला जिसमें 60s के जमाने के 2 ब्लू स्पेस सूट्स पड़े हुए थे। पर ये स्पेस सूट्स थे किसके? क्योंकि नासा के अब तक के किसी भी मिशन में ब्लू स्पेस सूट्स इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो क्या नासा दुनिया से छुपाकर भी कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था? डार्क वेब से मिले चांद की सतह के इन कुछ मिस्टीरियस इमेजेस से तो यही व्यतीत होता है। इन इमेजेस में यह साफ साफ नजर आ रहा है कि चांद पर एक एलियन सिविलाइजेशन बसी हो सकती है। लेकिन क्या यही वो वजह थी कि चांद पर टहलते वक्त नील आर्मस्ट्रांग ने यह कहा था, दे आर ऑन द एज ऑफ द क्रेटर एंड दे आर वॉचिंग अस? आखिर कौन थे वो दे? मैं हूं गौरव और आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ नासा का पर्दाफाश करने वाला हूं इन दिस वीडियो टाइटल्ड हाउ डिड द डार्क वेब एक्सपोज नासास हिडन सीक्रेट्स। डार्क वेब ये इंटरनेट का वो माया जाल है जहां दुनिया के सारे राज चुराए और बेचे जाते हैं, और फिर चाहे वो किसी सिंगल इंसान का हो या फिर किसी मल्टी बिलियन डॉलर इंस्टीट्यूशन के ही क्यों ना हो, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया पर राज करने वाले लोग इतने माहिर और शातिर होते हैं कि उनमें से बहुत कम ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ रहस्यमय किस्से कागज नासा की ऑनलाइन तिजोरी या डेटाबेस से भी चोरी हुए थे? वैसे तो एक गवर्नमेंट रन एजेंसी की नाक के नीचे से इंफॉर्मेशन चुराना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसी कुछ तस्वीरें जरूर है जो डार्क वेब पर सर्कुलेट हुई है और चांद पर एक एलियन सिविलाइजेशन होने की तरफ इशारा कर रही है, जैसे कि हमने पहले देखा। पर आखिर इन तस्वीरों का कच्चा चिट्ठा नासा ने खुद लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? इस क्यों नहीं रखा का जवाब तो नासा ही दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या सामने नहीं रखा ये हम जरूर बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर नासा में मिला जेम्स बॉन्ड का स्पेस सूट। हम बचपन से ही जेम्स बॉन्ड 007 नाम की एक फिक्शनल स्पाई की मूवी देखकर बड़े हुए हैं। My name is Bond. 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 James Bond. पर क्या ये पॉसिबल है कि ये 007 कोड नेम वाला स्पाई कैरेक्टर असल में फिक्शनल ना होकर एक रियल लाइफ कैरेक्टर हो जिसका खुलासा आज तक दुनिया के सामने नहीं किया गया हो? अब ये तो आप भी मानते होंगे कि इंसानों ने जाने अनजाने दुनिया के कई पहलुओं को छुआ है और कई सारे रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन किसी भी पहलू को समझने के लिए और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, एक अलग नजरिए से। और जैसे किसी भी पजल को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता, वैसे ही आप चीजों को भी अलग अलग तरह से समझ सकते हो, लेकिन पर्सपेक्टिव वाला ये नजरिया आपको एक दिन में नहीं मिलता। तो इसे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? क्यों इसे बढ़ाना क्यों है? बिकॉज इंटेलिजेंस इज नथिंग बट लुकिंग एट वन थिंग फ्रॉम वेरिड पर्सपेक्टिव्स। सो इसे बढ़ाने के लिए सारा काम धंधा छोड़कर आप पूरा दिन बुक्स तो नहीं पढ़ सकते ना आज के इतने बिजी लाइफ में। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को छोटे छोटे ज्ञान के डोजेस देने पड़ेंगे, और ऐसा करने में आपकी मदद करेगा कुकू FM ऐप, जिससे आपके ब्रेन को ज्ञान का डोज भी मिलेगा और आपको इसके लिए अपने 24/7 बिजी शेड्यूल में अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं होगी, जिसे आप अपने डेली रूटीन जैसे कि जॉगिंग, ट्रैवलिंग या इवन ब्रेकफास्ट के दौरान सुन सकते हो। या आपको साइंस रिलेटेड किताबें यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बिग बैंग थियरी, ये किताब आपको कुकू FM में मिल जाएगा, जहां पे आपको इसको रीड करने की भी जरूरत नहीं है बल्कि आप इसे सुन सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में इन वन ऑफ योर फेवरेट लैंग्वेजेस। जो भी भाषा आपको जमती है, हिंदी में भी आप इसे सुन सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो। और आपको एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस ऐप में सिर्फ यही एक बुक नहीं है, बल्कि आपको सारे नॉलेज जॉनरास, इसकी फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप एटसेट्रा के भी बुक्स मिलेंगे, इवन एकेडमिक्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। और आपके हिसाब से इन सब की क्या कीमत होनी चाहिए? कोई भी कैलकुलेशन आप यूज कर लो, बट 199 रुपीज से तो बहुत ज्यादा हो। और इनके 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में मिलेगा। अब ये ऐप पर्सनली मेरा काफी टाइम बचाता है, क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग करते हुए इसे कान में लगा के सीधा सुन सकता हूँ, और इससे रीडिंग हैबिट भी कल्टीवेट होती है और आपको न्यू नॉलेज गेन करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में से इसे डाउनलोड करना है और कूपन कोड GETSET50 यूज करना है, और मेरे फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स को सीधा 50% ऑफ मिलेगा। So click on the link in the description and go download this app now and start learning with Kuku FM. नासा के ऑफिशियल माउथपीस स्पेस रिपोर्ट न्यूज के अनुसार साल 2005 में जब डैन ओकलैंड और हेनरी बटलर को 2 टिप टॉप स्पेस सूट्स मिले, तो उन्होंने ऑब्वियसली उन्हें पहचानने की कोशिश की।
लेकिन वो इन सूट्स को पहचानते कैसे? क्योंकि ये सूट्स नासा के 1960s में इस्तेमाल होने वाले सूट्स जैसे तो लग रहे थे, पर ऐसे ब्लू कलर के स्पेस सूट्स तो कभी नासा ने इस्तेमाल ही नहीं किया था। ऊपर से इन सूट्स पर कोड नेम 007 और 008 लिखा हुआ था, जो अब तक भेजे गए किसी भी एस्ट्रोनॉट के रिकॉर्ड में मेल नहीं खा रहा है। तो ये नीले स्पेस सूट्स आखिर किन के लिए बनाए गए थे और क्यों? जब इन नीले स्पेस सूट्स की थरह इन्वेस्टिगेशन हुई, तब स्पेस सूट 007 का तो आज तक ओनर नहीं मिला, लेकिन स्पेस सूट 008 के ओनर की पहचान जरूर हुई। ये स्पेस सूट 60s के काल में यूएस एयरफोर्स को सर्व कर चुके लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड लॉयर का था, जो एयरफोर्स पायलट के तौर पर काम करते थे। मगर एक यूसैफ पायलट का नासा से क्या संबंध था? वो भी तब जब नासा बस पैदा ही हुआ था। तो 1950s में यूएस ने सोवियट्स के साथ चल रही अपनी राइवलरी के चलते एक सीक्रेट प्लान बनाया था, जिसके अंतर्गत वो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक एरिया 51 में U-2 नाम के कुछ स्पेशल स्पाई प्लेन्स बना रहे थे टू स्पाई ऑन देयर एनिमीज। इन प्लेन्स की खासियत ये थी कि ये नॉर्मल फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड से भी ऊपर यानी तकरीबन 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते थे, ताकि दुश्मन के रडार द्वारा पकड़े ना जा सके। और इनफैक्ट इन्हीं प्लेन्स की वजह से एरिया 51 बदनाम भी हुआ था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां इन सीक्रेट प्लेन्स की टेस्टिंग हुआ करती थी और लोग उन्हें यूएफओ समझ बैठे थे। यानी ये पूरा प्लान इतना सीक्रेट था कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को तक इस बात की भनक नहीं पड़ने दी थी। हाँ, वो बात अलग है कि यूएस ये सेम चीज अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियट्स के साथ नहीं कर पाया, जिसके कारण सोवियट्स द्वारा कई U-2 स्पाई प्लेन्स को डिटेक्ट करके मार गिराया गया था। लेकिन क्या इससे यूएस ने हार मान लिया? जी नहीं। यूएस एयरफोर्स यूसैफ ने सोचा कि क्यों ना और भी ऊंचाई पर उड़ा जाए और अपने इन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स को एक सिविल एजेंसी की आड़ में रन किया जाए। एंड नाउ कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस सिविल एजेंसी? जी हाँ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। 1958 में जब नासा बना था, तब उसको दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए स्पेस रिसर्च में इन्वॉल्व कर दिया गया और इस नॉर्मल स्पेस रिसर्च के पीठ पीछे यूसैफ एक सीक्रेट स्पेस स्पाई प्रोग्राम चला रहा था, जिसका नाम था मैन्ड ऑर्बिटल लेबोरेटरी MOL मिशन। इस मिशन के अंतर्गत 17 एयरफोर्स पायलट्स और इंजीनियर्स को ट्रेन किया गया था, ताकि वो अंतरिक्ष में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी स्पेस लेबोरेटरी में बैठकर अमेरिका के दुश्मनों पर नजर रख सके और उनके हथियारों की जानकारी यूएस तक पहुंचा सके। अब वैसे तो 1969 में पैसों की तंगी और सैटेलाइट्स की बढ़ती कैपेबिलिटीज के चलते इस मिशन ने कभी उड़ान नहीं भरी और स्क्रैप आउट हो गया था, लेकिन उन यूसैफ पायलट्स के कुछ सोवेनियर्स जरूर रह गए थे। यानी MOL बर्बाद हुआ पर कपड़े रह गए। बट वेट, नासा जैसी एक स्पेस एजेंसी के सीक्रेट्स की बात करें तो उसमें एलियंस वगैरह की बात ना हो, ये कैसे चलेगा? चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की ओर, जो है एटलांटिस का रहस्य। साल 2006 में, यानी कल्पना चावला की मौत के जस्ट 3 साल बाद, एक एस्ट्रोनॉट क्रू लेड बाय ब्रेंट जेट को ISS के फाइनल असेंबली के लिए स्पेस में लॉन्च किया गया था यूजिंग नासा's एटलांटिस स्पेस शटल। इन एस्ट्रोनॉट्स और इंजीनियर्स का बेसिकली काम ये था कि ISS पर पहुंचने के बाद उन्हें शटल से बाहर आकर ISS पर कुछ इंपॉर्टेंट पुर्जे फिट करने थे। पर तभी सडनली मिशन कमांडर ब्रेंट जेट को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्होंने स्पेस शटल के कैमरास को उस लाइट की तरफ मोड़ा, तो उस चमकती चीज को 2 और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ने ज्वाइन कर लिया और वो तीनों स्पेस में हवर करने लगे। अब जैसा कि ऑब्वियस था, मीडिया ने तो इस इंसिडेंट और उसकी फुटेज को बहुत उछाला, लेकिन नासा के ऑफिशियल्स ने अपने एक्सप्लेनेशन में इन ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ सूरज की रोशनी से चमकते स्पेस डीब्रीज बताकर रफा दफा कर दिया। अब आई नो मीडिया का बस एक रॉ फुटेज के आधार पर एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरी बुनना गलत था, पर एट द सेम टाइम नासा का इसको बिना वेरीफाई किए स्पेस डीब्रीज करार कर देना थोड़ा सा फिशी नहीं साउंड करता है? वेल, आपका इस पर क्या विचार है? लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, जिसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी तीसरी स्टोरी की ओर। सोलर सिस्टम के दरवाजे पर खड़ा बिन बुलाया मेहमान। साल था 2016, यानी वो साल जब नासा का न्यू होराइजन स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम के बाहर पहली बार कदम रखने वाला था। इस मिशन के अंतर्गत न्यू होराइजन को बेसिकली अपने रास्ते में आने वाले हर प्लैनेट या अन्य बड़े ऑब्जेक्ट का एक चक्कर लगाना था, ताकि उसकी ग्रेविटी की मदद से वो एक स्लिंग शॉट की तरह आगे की जर्नी पर फेंका जा सके।
अब इस टेक्निक से वो कैसे वैसे करके सोलर सिस्टम के काइंड ऑफ लास्ट प्लैनेट यानी कि नेपट्यून के आगे तक पहुंच तो गए थे, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के लिए उसे अब जरूरत थी एक लास्ट हेल्पिंग हैंड की फ्रॉम दी आगे का नियरेस्ट प्लैनेट या मे बी ड्वार्फ प्लैनेट टू बी प्रिसाइज लाइक प्लूटो। इसीलिए न्यू होराइजन तेजी से प्लूटो की ऑर्बिट में एक चक्कर मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब वैसे तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होने वाला था न्यू होराइजन के लिए, क्योंकि वो रियल सेंस में अपने एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम के बाउंड्रीज होराइजन्स को ब्रेक करके प्लूटो के आगे की दुनिया अपने आंखों से देखने वाला था। लेकिन जैसे ही वो इस ऑर्बिट के दौरान प्लूटो के पार गया, उसने कुछ ऐसी चीज देखी जिसका साइंटिस्ट के पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे ही न्यू होराइजन प्लूटो के पार गया, उसने एक ऑलमोस्ट 113 किलोमीटर वाइड स्पेस ऑब्जेक्ट देखा, जो वैसे तो किसी पथरीले एस्टेरॉइड जैसा ही नजर आ रहा था, पर बिहेव ऐसे कर रहा था जैसे कोई आर्टिफिशियल या मैन मेड ऑब्जेक्ट हो। इस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट को नासा ने नाम दिया एरॉन, जो बेसिकली एक गॉड है जो डेथ को सिग्निफाई करता है। इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि इसका सस्पिशियस नेचर नासा को काफी शेडी लगा, बट ये एरॉन नाम का ऑब्जेक्ट लगभग 5 hours 47 minutes में एक पूरा स्पिन करता है, जो स्पीड एक 100 किलोमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा है। इस स्पीड से रोटेट होने वाली कोई भी पथरीली चीज कुछ ही मिनटों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते बिखर जानी चाहिए थी, मगर इट सीम्स लाइक एरॉन किसी नॉर्मल एस्ट्रॉइड की तरह सिर्फ बर्फ और पत्थर से ही नहीं बल्कि किसी ठोस मेटल वगैरह से बना है। इनफैक्ट इसका लाल रंग भी इसी तरफ इशारा करता है, पर इससे पहले कि इस चीज को कंफर्म किया जाता, कुछ और हुआ जिसने नासा के शक को और भी मजबूत कर दिया। जैसे ही स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट न्यू होराइजन ने कैप्चर किया, नासा ने एक डिसीजन लिया कि अपने इस स्पेस प्रोब को एरॉन की इंस्पेक्शन के लिए उसके पास भेजा जाए। पर जैसे ही न्यू होराइजन एरॉन के पास पहुंचा, न्यू होराइजन के सारे सर्किट्स बंद हो गए और उसका नासा से कनेक्शन ही टूट गया। इस इंसिडेंट से नासा का शक मानो जैसे यकीन में बदल गया। ऊपर से एरॉन पर शक करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक रिदमिक पैटर्न में टिमटिमाता भी है, which is way too strange for an asteroid। अब नासा इसे क्यों आज भी एक एस्टेरॉइड ही कहता है, ये तो नासा ही जाने, लेकिन ये बात तो श्योर है कि नासा को कुछ ऐसा जरूर पता है जो आम लोगों को नहीं पता या हमें बताना नहीं चाहता, which is our last story। नील डर के मारे पड़ गए पीले। साल 1969 की बात है। नासा का पहला मैन मिशन टू मून। पूरे अमेरिका की धड़कनें थमी हुई थी क्योंकि इंसान की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर दर्ज होने वाला था। एंड देन फाइनली वो समय आया जब एक इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और कहा, It's a one small leap for a man, but one big leap for mankind। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। उस दिन चांद पर हुआ ये वाकया तो सबको याद है, पर उस दिन चांद पर कुछ और भी हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया गया है। जब चांद पर नील खुशी से उछल कूद रहे थे, तब बीच में तकरीबन 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ हो गया था और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग फिर से शुरू हुई तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक टेंस्ड वॉइस में कुछ ऐसी बात बोली जो वैसे तो ठीक से सुनाई नहीं दी, पर उसके बाद उन्होंने जो बोला उससे कुछ लोगों का ये मानना है कि नील ने कहा था, "They are on the edge of the crater and they are watching us"। अब नील ने वहां आखिर ऐसा क्या देखा ये तो सिर्फ नील ही जानते हैं और मे बी उनके अलावा नासा वाले लोग भी जानते हैं, लेकिन नील का स्वभाव जानने वाले कई लोग ये कहते हैं कि चांद से लौटने के बाद नील जैसे पूरी तरह से बदल गए थे। मानो एक हंसता खिलखिलाता एंथुसियास्टिक बंदा अचानक से एकदम शांत और गंभीर सा हो गया हो। अब हो सकता है कि ये भी महज एक कॉन्स्पिरेसी थियरी हो जहां फैक्ट्स को फैब्रिकेट करके स्टोरी कुछ और बताई जा रही है और ज्यादातर लोग तो यही मानते भी है। मगर साल 1994 में नील के व्हाइट हाउस में दिए एक स्ट्रेंज स्पीच ने लोगों को फिर से एलियंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। टू रिमूव वन ऑफ द ट्रूथ्स प्रोटेक्टिव लेयर्स। हाँ, खैर आपका इस पर क्या विचार है और क्या आप इन एलियन थियरीज को सच मानते हो या फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज? देखो, मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये एलियन थियरीज सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लगती है और इसीलिए कहानी प्रोलिफरेट और प्रोपोगेट बहुत ज्यादा होती है। बट क्या इसमें कुछ फैक्ट हो सकता है?
वेल अगर मैं साइंटिफिकली सोचूं तो हमारे इतने छोटे रेडियस में एलियंस मिलना तो बहुत 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 लो प्रोबेबिलिटी की बात हो सकती है, बट अगर हमारे आसपास एलियंस है तो वी मे बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी एंड ऑल्सो मे बी इन एक्सट्रीम डेंजर। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और आप फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। यूज द कूपन कोड GETSET50 टू अवेल द ईयरली सब्सक्रिप्शन फॉर जस्ट ₹199। एंड विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।